हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स डिकोडेड सीरीज में सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में विजयनगर एम्पायर को कवर किया था। इस सीरीज में हम 2015 से लेकर 2025 के बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स को कवर करते हैं। थीम 1 विजयनगर एम्पायर के बाद आज हम कवर करेंगे थीम 2 मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी। अगर हम देखें तो 2015 से लेकर 2025 के बीच में एमएसपी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो 2015 में पूछा गया था एफआरपी ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द, इसका आंसर था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 2018 में पूछा गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। इन सभी क्वेश्चंस को हम रेस्पेक्टिव सब टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज कौन कौन से पूछे गए हैं। 2019 में पूछा गया था इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन। 2020 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसमें वन ऑफ द ऑप्शन था एमएसपी। और अगर हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाता। सिमिलरली 2020 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर वाज एमएसपी। 2020 में ही दो स्टेटमेंट पूछी गई थी एमएसपी से रिलेटेड, दैट द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड, और सेकंड स्टेटमेंट थी एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। दोनों ही स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग थी, इसलिए आंसर था नाइदर वन नॉर टू। सिमिलरली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था एमएसपी फॉर नाइगर से रिलेटेड कि नाइगर खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप, एंड क्या एमएसपी के अंदर नाइगर क्रॉप कवर होता है, एंड वन जनरल स्टेटमेंट वाज आल्सो रिलेटेड टू नाइगर। सो ये सब क्वेश्चंस एमएसपी से रिलेटेड पूछे गए थे। अगर हम एक ग्रैंड एनालिसिस करें तो एमएसपी पे यूपीएससी का मेन फोकस है कि एमएसपी के अंदर कौन कौन से क्रॉप कवर होते हैं, साथ में एमएसपी के पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है, कौन सी अथॉरिटी रिकमेंड करती है प्राइस को और कौन सी फाइनल अप्रूवल देती है। साथ में प्रोक्योरमेंट डायनामिक्स से रिलेटेड एंड कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज प्रोक्योरमेंट करती है और कौन सी कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ती है। मतलब पूरे एमएसपी के प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सो लेट्स स्टार्ट, और एमएसपी को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करते हैं। सो अगर हम एमएसपी टर्म को देखें तो इट इज अ प्राइस, एक प्राइस है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है रिटर्न ऑफ देयर क्रॉप्स। ठीक है, तो इट इज अ प्राइस। सेकंड, इट इज अ सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट इसलिए क्योंकि जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो बड़ी ही मॉनसून डिपेंडेंट है, और मॉनसून होने के साथ साथ कभी हार्वेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, कभी हार्वेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फार्मर्स वैसे अपना आउटपुट सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है सेल करने के लिए। और अगर आउटपुट बहुत अच्छा होगा तो मार्केट में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, बहुत सारे क्रॉप हो जाएंगे, तो उसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए टू सपोर्ट द फार्मिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट एक प्राइस देती है, और ये प्राइस मिनिमम होती है। मिनिमम इन द सेंस कि ये एक बेस प्राइस है, उससे ज़्यादा ही गवर्नमेंट फार्मर्स को देगी, इसलिए इसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को दी जाती है इन एक्सचेंज ऑफ देयर क्रॉप, ताकि उनको फार्मिंग एक रेम्यूनरेटिव प्रोसेस लगे और फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो फार्मिंग करने के लिए। सो अगर हम देखें डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स एमएसपी, तो एमएसपी एक प्राइस फ्लोर है, मतलब ये एक मिनिमम प्राइस है और प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से ही ये तय की गई एक रेट है एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। मतलब एक ये रेट है जिसपे गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप परचेज करती है, और ये एक मिनिमम प्राइस है। अगर हम इसका पर्पस देखें, देखिए पर्पस काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि फार्मिंग जो है मानसून डिपेंडेंट है और मानसून एटिक है, कभी प्रोडक्शन अच्छा कभी प्रोडक्शन अच्छा नहीं, और फार्मर्स के लिए एक ये सेफ्टी नेट के तौर पे काम करता है टू इंश्योर फार्मर्स रिसीव रेमुनरेटिव प्राइसेस। रेमुनरेटिव प्राइसेस मतलब उनकी कॉस्ट तो निकल के आई, साथ में कुछ सर्टेन प्रॉफिट भी रहे ताकि फार्मर्स कंटिन्यू रहे इस एक्टिविटी में, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सडन मार्केट प्राइस क्रैशेस और डिस्ट्रेस सेल। प्राइस क्रैशेस मतलब अगर बहुत सारी सप्लाई हो जाएगी और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी। इसी प्राइस क्रैश से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करती है जो फार्मर्स को गवर्नमेंट देगी ही देगी, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द बम्पर हार्वेस्ट। हाँ, अगर बम्पर हार्वेस्ट होगा तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी और इससे
फार्मर डिस्ट्रेस सेल करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि फार्मर्स बहुत सारे क्रॉप्स जैसे टोमेटोज को लाके रोड पे ढकेल देते हैं क्योंकि वो प्राइस उनका बहुत कम हो जाता है, उससे उनकी कॉस्ट ही नहीं निकल पाती। सेकेंडली, इट एक्ट एज ए गारंटीड प्राइस। गारंटीड मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये इस प्राइस पे लेंगे ही लेंगे और ये एक मिनिमम प्राइस है। एंड अश्योर्ड मार्केट फॉर द फार्मर्स। अश्योर्ड मार्केट का मतलब है कि अगर फार्मर्स कहीं और नहीं बेच पा रहा है तो गवर्नमेंट को हर हालत में बेच सकता है। एक और ऑब्जेक्टिव है एमएसपी का, क्योंकि एमएसपी पे गवर्नमेंट एक सेकेंड क्योंकि गवर्नमेंट एमएसपी पे फार्मर से परचेज करती है और ये गवर्नमेंट जो तरह भी क्रॉप होता है ये अपनी दूसरी वेलफेयर स्कीम्स में यूज करती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए भी गवर्नमेंट को फूड क्रॉप्स चाहिए ताकि जो हमारे ट्विन चैलेंजेस है पोवर्टी एंड हंगर के, उसको गवर्नमेंट टैकल कर पाए। सो द सिस्टम इंश्योर्स द गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर sufficient staples like rice and wheat to maintain buffer stocks for the PDS and other welfare schemes like National Food Security Act। ठीक है, तो इससे दोनों चीज का लाभ हो जाता है। एक तरफ फार्मर्स के लिए रेमुनरेटिव हो जाता है एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ हम अपनी पॉवर्टी और हंगर की चैलेंजेस से भी निपट लेते हैं। इसलिए हमने ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आया। अगर हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो एमएसपी जो है मिड 1960s में लाया गया था। मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू अडॉप्ट हाई यील्डिंग टेक्नोलॉजी एंड टू इंक्रीज डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन। देखिए, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पॉवर्टी एंड हंगर एक मेजर चैलेंज थे। ठीक है, और हमारा जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे, और जो इम्पोर्ट हम करते थे, आपने सुना होगा पीएल 480 स्कीम अमेरिका से, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हमें देते थे। तो एक तरीके से खुद को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसपी को लाया गया था, टू इंक्रीज डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन फॉलोइंग सीवियर शॉर्टेजेस। ठीक है, और एवोल्यूशन की बात करें तो शुरुआती दौर में एमएसपी जो था केवल वीट और पैडी जैसे मेजर क्रॉप पे ही लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफाई किया है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। ठीक है, सो द इनिशियली फोकस्ड ऑन वीट एंड पैडी, द मैंडेट एक्सपेंडेड ओवर डिकेड्स, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव टू अ ब्रॉडर इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर रूरल रेजिलियंस। देखिए, इसका मतलब ये है कि पहले हम प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव के लिए एमएसपी को लेके आए थे, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है रूरल इकोनॉमी की, और अगर एग्रीकल्चर अच्छा करता है तो पूरा रूरल इकोनॉमी अच्छा करता है, और लगभग अभी भी 68-70% जो टोटल हमारा पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है। सो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को रेजिलियंस प्रोवाइड करने के लिए भी धीरे धीरे एमएसपी को इवॉल्व किया गया। अगर हम की कमिटी की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन को सेटअप किया गया था 1965 पे, और इसी को ही रिकंस्टिट्यूट किया गया, इसी को ही रिफॉर्म किया गया टू फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि CACP इन 1985। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है और ये कमीशन का रोल हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये रिकमेंड करता है कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स पे कैलकुलेट करता है, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट अस कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की मैंडेटेड क्रॉप कवरेज कौन से है, कौन कौन से क्रॉप्स पे गवर्नमेंट जो है एमएसपी डिक्लेयर करती है, जिन क्रॉप पे गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर किसान ये उगाएगा तो हम खरीदेंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंसेस एमएसपी फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, 22 क्रॉप्स ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर मतलब बिफोर खरीफ एंड रबी सोइंग, मतलब उगाने से पहले ही गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि हम इस क्रॉप पे इस प्राइस से परचेज करेंगे, और ऐसे क्रॉप्स 22 है। और साथ में शुगर केन के लिए एफआरपी होता है, एफआरपी मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो अगर टोटल देखे जाए तो 23 है, लेकिन 22 पे एमएसपी है और शुगर केन पे एफआरपी है। अगर हम इन 22 क्रॉप्स की बात करें तो इसमें 7 तरह के सीरियल्स आते हैं, जैसे पैडी, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, बार्ले एंड रागी। रागी को हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 सीरियल्स, और साथ ही में 5 तरह की पल्सेस भी इसमें कवर होती है, जैसे ग्राम जिसे चना भी कहते हैं, अरहर या तूर दाल, मूंग, उड़द एंड लेंटिल या मसूर की दाल। ठीक है, तो ये 5 तरह की पल्सेस भी कवर होती है। अगर हम 2026-27 मार्केटिंग सीजन में देखें तो वो क्रॉप जिसपे सबसे ज्यादा एमएसपी है वो है लेंटिल, जिसपे है 7,000 पर क्विंटल। ये मैक्सिमम एमएसपी है किसी भी क्रॉप पे मिलने वाली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की तो 7 तरह के ऑयल सीड्स पे भी गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है। उनमें कवर होता है ग्राउंडनट, रेपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर
एंड नाइगर सीड। नाइगर सीड पे वन ऑफ द पीवाईक्यूज पूछा गया है 2023 में। सिमिलरली 3 तरह के कॉमर्शियल क्रॉप्स है जिसपे एमएसपी डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा। इसी सेक्शन से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा एरेका नट यानी कि सुपारी पे नहीं होता, बार्ले पे होता है, कॉफी पे नहीं होता, फिंगर मिलेट मतलब रागी इस पे होता है, ग्राउंड नट पे होता है, सेसमम पे होता है, टर्मरिक में नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6 हालांकि बी आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 2023 में पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइगर सीड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट सही है। और नाइगर क्या रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप? ये खरीफ क्रॉप है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट थी और वैसे भी हम देखेंगे कि जब भी सम आ जाता है जनरली वो स्टेटमेंट सही रहती है क्योंकि एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता जो बाद में डिबेट की जा सके। सो सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। देखिए बहुत सारे ट्राइबल है इंडिया में तो कोई ना कोई तो यूज करता ही होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। सिमिलरली इन 22 क्रॉप्स के अलावा अगर हम देखें शुगर केन पे, तो शुगर केन पे गवर्नमेंट एफआरपी अनाउंस करती है जो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, जो कि मिल्स आर ऑब्लिगेटेड टू पे टू द फार्मर्स। ठीक है, सो इसमें डायरेक्टली मिल्स जो होती है वो फार्मर्स को पे करती है और वो होता है एफआरपी। बाद में गवर्नमेंट मिल्स के साथ सेटल कर लेती है। सो some states also announce state advised price SAP which are usually higher than FRP। तो याद रखिएगा FRP का स्टेट वर्जन स्टेट एडवाइस प्राइस भी होता है जो सर्टेन स्टेट्स ही डिक्लेयर करती है। इसी से रिलेटेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द FRP ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द। इसका आंसर था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखिए FRP और MSP दोनों का जो FRP एंड MSP दोनों का जो रिकमेंडेटरी सिस्टम और फाइनल अप्रूवल वाला सिस्टम है वो सेम है। तो जो फाइनल अप्रूवल होता है वो होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे एक और बात है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ क्रॉप्स की एमएसपी दूसरे क्रॉप से लिंक्ड है। जैसे अगर तोरिया की बात करें तो जो तोरिया पे एमएसपी होती है वो रेपसीड और मस्टर्ड के प्राइसेस से लिंक्ड है। और वैसे ही डी हस्क कोकोनट की जो एमएसपी रहता है वो कोपरा से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिंक्ड क्रॉप है तोरिया रेपसीड मस्टर्ड से और डी हस्क कोकोनट कोपरा से। नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन फाइनल अप्रूवल देता है एमएसपी का। तो अगर हम बात करें सीएसीपी का, तो सीएसीपी होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी रिकमेंड्स, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकमेंड्स एमएसपी बेस्ड ऑन कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड मार्केट कंडीशंस। सो एमएसपी रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी। और जो फाइनल अप्रूवल है वो देता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए। तो रिकमेंड सीएसीपी, फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इस सीसीईए को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेस पे एमएसपी को रिकमेंड करती है सीएसीपी। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है किसी भी क्रॉप की एमएसपी की प्राइस को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें की फैक्टर्स है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स, प्राइस ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी एंड पोटेंशियली इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो इन पांचों क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है टू एस्टिमेट टू डिक्लेयर एमएसपी। नाउ क्योंकि एमएसपी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसान को एग्रीकल्चर रेम्यूनेटेटिव बनाए रखे, तो कॉस्ट तो निकलनी चाहिए, साथ में कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए जो कि एमएसपी का पार्ट हो, ताकि जो हो किसान हो उसको कुछ प्रॉफिट भी मिले उसकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर करने के लिए। और इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है जो कि डिबेट में रहते हैं, क्योंकि किसान की डिमांड कुछ और है और गवर्नमेंट किसी और बेस पे एमएसपी डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन सी कॉस्ट होती है जो एक प्रोडक्शन में लगती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनपुट्स होते हैं। ठीक, डायरेक्ट इनपुट्स जैसे सीड, फर्टिलाइजर जो कि प्रोडक्शन में काम में आता है। दूसरा होता है फैमिली लेबर। फैमिली लेबर जैसे फार्मर की फील्ड है तो उस फील्ड पे इनपुट्स तो लगेंगे ही, लेकिन साथ में फार्मर के फैमिली मेंबर्स, जैसे मान लीजिए उनकी वाइफ भी काम करेगी, उनकी सन भी काम करेंगे, लेकिन फार्मर इनको पे नहीं करेगा। लेकिन अगर यही फार्मर की वाइफ या सन किसी और फील्ड में करते तो उनको एक पेमेंट मिलता। इसलिए एमएसपी की कैलकुलेशन में डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ ये फैमिली लेबर की कॉस्ट भी काउंट करनी चाहिए। साथ में जो फार्मर की लैंड है, अगर वो लैंड फार्मर किसी और को रेंट पे देता तो
फार्मर को एक इनकम प्राप्त होती। साथ में जो फार्मर का ट्रैक्टर है, मान लीजिए ट्रैक्टर है, अगर ये ट्रैक्टर फार्मर को रेंट था तो भी उसको कुछ मंथली या फिर एनुअल इनकम प्राप्त होती। इसलिए इस कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए टू कैलकुलेट द एमएसपी। ठीक है, अब हम इन सभी कॉस्ट को एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम A2 की बात करें तो A2 होता है डायरेक्ट पेड आउट कॉस्ट। डायरेक्ट पेड आउट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट होते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, हायर्ड लेबर, कुछ फ्यूल या इरिगेशन एक्सेट्रा, जो भी कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, उसको हम डायरेक्ट A2 कॉस्ट बोलते हैं। सेकंड होता है A2 प्लस FL। A2 में ही अगर हम इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, जो कि फार्मर के फैमिली मेंबर्स लेबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी भी वैल्यू को इंक्लूड करें तो हम A2 प्लस FL की वैल्यू पे आते हैं। साथ ही में जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है वो है C2। C2 इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अगर हम A2 प्लस FL में ही इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओन्ड लैंड एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ओन्ड फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मान लीजिए जैसे हार्वेस्टर हो गया या फिर मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया, इन सबको अगर फार्मर रेंट पे देता तो भी उसको इनकम होती। तो एक तरीके की ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं A2 प्लस FL में तो हम आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये तीन तरह की कॉस्ट है। और अगर हम करंट गवर्नमेंट पॉलिसी देखें तो गवर्नमेंट 2018-19 के बजट से एमएसपी इज फिक्स्ड एट अ लेवल एटलीस्ट 1.5 टाइम द कॉस्ट A2 प्लस FL। मतलब गवर्नमेंट A2 प्लस FL के 1.5 टाइम्स पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। लेकिन जो फार्मर्स डिमांड करते हैं, फार्मर्स कहते हैं कि ये 1.5 टाइम्स C2 का होना चाहिए। C2 में जिसमें हम ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट देखते हैं, इसमें जो इम्प्यूटेड रेंट है वो भी कवर रहता है। So protesting groups, मान लीजिए फार्मर्स डिमांड एमएसपी बी फिक्स्ड एट 50% ओवर कॉस्ट C2। ठीक है, और यही C2 कॉस्ट को रिकमेंड किया था MS स्वामीनाथन कमीशन ने भी। ठीक है, तो ये तीन तरह की है जिसपे एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, एमएसपी डिक्लेरेशन के टाइम कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट की तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इस एमएसपी के इम्प्लीमेंटेशन में और प्रोक्योरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले नोडल एजेंसी देखें तो आता है एफसीआई। एफसीआई आप जानते होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी एजेंसी फॉर सीरियल्स। साथ ही है नाफेड एंड एनसीसीएफ। एनसीसीएफ होती है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। और नाफेड और एनसीसीएफ दोनों मिलकर पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा को कवर करते हैं अंडर पीएम आशा स्कीम। ठीक है, तो ये तीनों एजेंसी याद रखिएगा, एफसीआई, नाफेड एंड एनसीसीएफ प्रोक्योरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक और की फैक्टर है जिसको हमने ध्यान देना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट दो तरह का रहता है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड एफसीआई और स्टेट एजेंसीज प्रोक्योर एंड मूव स्टॉक्स टू द सेंट्रल पूल। देखिए स्टेट एजेंसी प्रोक्योर तो कर रही है लेकिन वो बाद में स्टेट सेंट्रल पूल में कंट्रीब्यूट कर देती है, इसलिए ये एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट भी होता है, जैसे कुछ स्टेट्स प्रोक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रेन्स फॉर देयर ओन वेलफेयर स्कीम्स, हैंडलिंग ओनली द एक्सेस टू द एफसीआई। मतलब कुछ स्टेट्स अपने ही एजेंसी से प्रोक्योर कराते हैं और खुद की वेलफेयर स्कीम्स के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये वाला जो क्रॉप वो प्रोक्योर करते हैं वो एक्सेस टू एफसीआई है। जो एफसीआई की अब लिमिट आ जाती है तो उसके बाद कुछ स्टेट्स की एजेंसीज प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स को। नेक्स्ट एक और की कॉन्सेप्ट है कि जो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है वो ओपन एंडेड होता है, अनलिमिटेड नहीं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि जितना भी फार्मर ऑफर करेगा सेल करने के लिए वो उतना गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, लेकिन गिवन कंडीशन कि वो क्रॉप एक पर्टिकुलर क्वालिटी के अबाव का होना चाहिए। मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल अवेलेबल क्रॉप्स मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर फार्मर जो ऑफर कर रहा है वो एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है तो गवर्नमेंट उसे उस जितनी भी क्वांटिटी को फार्मर ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट उस सभी को परचेज कर लेगी। इसे कहते हैं ओपन एंडेड पॉलिसी। और सेकंड ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, जैसे गवर्नमेंट के स्टॉक लिमिट, बफर स्टॉक लिमिट जो लिमिटेड है। सो while procurement is often described as open-ended, it is not unlimited because the government has finite buffer stock capacity. गवर्नमेंट एक कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती है, इसलिए एक्वायर नहीं करती। हालांकि जो पॉलिसी है वो एक ओपन एंडेड है, जितना फार्मर्स ऑफर करेंगे गवर्नमेंट उतना परचेज कर लेगी अगर वो एक क्वालिटी से अबाव का है तो। इसी से रिलेटेड 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं होता, ओपन एंडेड होता है।
Similarly, MSP is fixed in any state duty at a level to which market price will never rise. ठीक है, मार्केट प्राइस जो होता है वो सप्लाई और डिमांड का खेल है, और एमएसपी गवर्नमेंट पहले ही डिक्लेयर कर देती है, तो मार्केट प्राइस एमएसपी से ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू। अगर हम देखें मार्केट प्राइस रिलेशनशिप, तो एमएसपी इज अ फ्लोर प्राइस, एमएसपी एक मिनिमम प्राइस है, मार्केट प्राइस कैन एंड डू राइज अबव इट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। देयर इज नो इंस्टेंट वेयर एमएसपी इज फिक्स्ड एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, मतलब एमएसपी से ऊपर मार्केट प्राइस जा सकती है क्योंकि मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई। देखिए फूड जो एफसीआई फार्मर से फूड ग्रेन लेता है उसमें उसको कौन कौन सी कॉस्ट आती है। सबसे पहले तो एफसीआई फार्मर को एमएसपी देगा, साथ में अगर गवर्नमेंट ने कोई बोनस डिक्लेयर कर रखा होगा तो वो देगा। सेकंड, एफसीआई में कुछ मंडीज होगी जिसपे एफसीआई किसान से प्रोक्योर करेगा, कुछ स्टोरेज के लिए कॉस्ट होगी। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स में। और इसके बाद जब एफसीआई सारा स्टोर लेगा तो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज के लिए जैसे पीडीएस के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। सो इस सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो निकल के आती है इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई। तो देखते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई, दिस इंक्लूड द एमएसपी प्लस बोनसेस पेड टू द फार्मर। ठीक है, ये वाला सेक्शन, एंड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स जैसे मंडी फीस, लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये तीनों ही स्टेप में जो कॉस्ट लगती है उन तीनों का अगर हम जोड़ दें तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई निकल के आती है। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, द इकोनॉमिक कॉस्ट of food grains to the FCI is minimum support price and bonuses, if any, paid to the farmers plus procurement incidentals and distribution cost। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि जो एमएसपी होती है, एमएसपी इज अ टाइप ऑफ सब्सिडी, और सब्सिडी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, वही जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा तक मिलता है, और जो हमारे असेट को बढ़ाए या फिर लाइबिलिटीज को कम करे। ठीक है, सो MSP is categorized as a subsidy, not as an investment. Fixing MSP is categorized as a subsidy support measure, whereas public investment refers to infrastructures like cold storage, computerization of credit societies, जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा। इसी से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन था फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। देखिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसलिए हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, और अगर हम वन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा आंसर सीधा सी निकल के आ जाएगा। और पीएम आशा एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर सारा ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है, तो याद रखिएगा पीएम आशा। और अगर हम कुछ डिजिटल इनोवेशंस की बात करें जो कि प्रोक्योरमेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए किए गए हैं, तो उसमें एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। सो इस डीबीटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट पैसा सीधा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और कोई मिडलमैन नहीं रहता, और अगर मिडलमैन नहीं रहेगा तो करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सो एमएसपी पेमेंट्स आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू आधार लिंक बैंक अकाउंट्स टू बाईपास मिडलमैन। ठीक है, सो डीबीटी। एक और इनिशिएटिव है कपास किसान ऐप। देखिए कपास का मतलब होता है कॉटन, तो कॉटन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च की गई है, कपास किसान ऐप, लॉन्च फॉर कॉटन फार्मर्स टू हैंडल रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग एंड पेमेंट अपडेट्स। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहे और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। और सिमिलरली दो पोर्टल है ई समृद्धि एंड ई संयुक्ति पोर्टल्स, जो कि नाफेड एंड एनसीसीएफ द्वारा यूज किए जाते हैं टू स्ट्रीमलाइन पल्स एंड ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट। सो पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और करप्शन कम रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने बेनिफिट्स तो देखे एमएसपी के, लेकिन साथ में इसके साथ कुछ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स भी है। तो अगर हम बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी को कहा जाता है कि इसके साथ रीजनल एंड क्रॉप बायस है। रीजनल बायस मतलब कुछ स्टेट्स के लिए एमएसपी बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है कुछ स्टेट से, और कुछ स्टेट से बहुत कम प्रोक्योरमेंट होता है। कुछ क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है कुछ क्रॉप्स के लिए, और कुछ क्रॉप्स का बहुत कम प्रोक्योरमेंट होता है। तो जिसका जिसका प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होगा, जिसका एमएसपी ज़्यादा होगा, उसके लिए किसान इंसेंटिवाइज रहेंगे ग्रो करने के लिए, और जिन क्रॉप्स पे एमएसपी कम रहेगा उस पे किसान अवॉइड करेंगे ग्रो करने के लिए। ठीक है,
सो रीजनल एंड क्रॉप बायस, प्रोक्योरमेंट इज हैवीली कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट्स जैसे पंजाब एंड हरियाणा एंड प्राइमरली फोकस्ड ऑन व्हीट एंड पैडी, लीविंग मैनी स्मॉल फार्मर्स एंड अदर क्रॉप्स अनसपोर्टेड। देखिए बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास या तो अवेयरनेस नहीं है या किसी और कारणवश वो एमएसपी का फायदा नहीं उठा पाते। एक रिपोर्ट के अनुसार ओनली 5 to 6% ऑफ द फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ द एमएसपी। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, तो जैसे जिन क्रॉप्स पे एमएसपी ज़्यादा होती है उन क्रॉप्स को फार्मर्स उगाएगा, और अगर वो क्रॉप्स वाटर गजलिंग हो, वाटर बहुत ज़्यादा लेते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन का ग्राउंड वाटर नीचे जाता जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल। सो assured prices for water intensive जैसे wheat and rice crops have led to severe groundwater depletions and monoculture। monoculture मतलब एक ही तरह का क्रॉप उगाए जा रहे हैं जिसपे एमएसपी ज़्यादा है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि पंजाब हरियाणा में व्हीट एंड राइस ही उगाया जाता है क्योंकि उस पर एमएसपी भी ज़्यादा है, लेकिन उस पर वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता जाता है। सेकेंडली अगर इन क्रॉप्स को जो जो बहुत सारे वाटर को कंज्यूम करते हैं, इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे वाटर को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट। सो हाई राइस एक्सपोर्ट्स इफेक्टिवली मीन इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एक्वीफर्स। एक्वीफर्स मतलब वेटलैंड मान लीजिए आप। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हम वाटर को एक वर्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में थ्रू अवर क्रॉप्स। सेकंड, एक और क्रिटिसिज्म है लीगल स्टैंडिंग का। देखिए एमएसपी पे कोई एक्ट नहीं आया हुआ है, एमएसपी पे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये केवल एक तरह की पॉलिसी गाइडलाइंस है और एक लीगल राइट नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट रहता है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि फार्मर्स डिमांड करते हैं कि एमएसपी को एक लीगल बैकिंग दी जाए। देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉर द ट्रेडर्स टू बाय एट दीज प्राइसेस। ठीक है, अनादर चैलेंज है डब्ल्यूटीओ कंस्ट्रेंट। देखिए जो एमएसपी सब्सिडी है इंडिया की, उसको कहा जाता है कि एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है और ये एम्बर बॉक्स का पार्ट रहती है, और इसी क्राइटेरिया के बेस पे कई बार काफ़ी सारी कंट्रीज डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करती है इंडिया के खिलाफ। सो इट ऑल्सो कॉजेज अ चैलेंजेस इंटरनेशनल लेवल्स। फाइनली अगर हम बात करें कुछ फ्यूचर टारगेट्स और पॉलिसीज की जो एमएसपी से रिलेटेड है, तो इसमें एक योजना है पीएम धन धान्य कृषि योजना, पीएमडीडीकेवाई, जिसको 2025 में अप्रूव किया था। इसके अंतर्गत हमें 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और डाइवर्सिफिकेशन हो, केवल हम राइस व्हीट सिस्टम से दूर जाए और बाकी कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट्स और इन सब पे फोकस करें। ठीक है, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे फोकस करें। अनादर टारगेट जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजर पल्सेस जैसे तूर उड़द मसूल अंटिल 28-29 टू अचीव नेशनल सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और हमारा जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसकी तरफ हम बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा एमएसपी का टॉपिक। अगर हम एक बार फिर से देखें कि कौन से क्वेश्चंस एमएसपी से रिलेटेड पूछे गए, तो 2023 में नाइगर सीड पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक तरह का खरीफ क्रॉप है और एमएसपी के अंडर कवर किया जाता है। सिमिलरली 2020 में प्रोक्योरमेंट लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड नहीं है, ओपन एंडेड है। ठीक है, और मार्केट प्राइस एमएसपी से ज़्यादा जा सकता है क्योंकि मार्केट प्राइस सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है। 2019 में इकोनॉमिक कॉस्ट जो एफसीआई बियर करती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था कौन कौन से क्रॉप्स एमएसपी के अंडर कवर्ड है, हमने देखा था कॉफी और अरेका नट इंक्लूड नहीं है। और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था एफआरपी का अप्रूवल कौन करता है, फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी होती है कॉम्पिटेंट सीसीईए। ठीक है, जो कि एमएसपी के लिए भी रहती है। सो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर। अगर आपने इसे देखा हो तो आई होप आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा, एंड आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।